बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एमडी कैट ए प्लस सीरीज का टेस्ट नंबर 11 डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा पहला एमसीक्यू आपके सामने है। Which of the following gas cannot be liquefied by Lind's method? Lind's method से कौन सी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती? बेटा हमारी बुक की लाइन है कि Lind's method से सारी गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के। तो हाइड्रोजन और हीलियम क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बहुत कम है। जो दो कंडीशंस हैं जिन पे गैसेस लिक्विफाई होती हैं वो है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, करीब आने पे उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं। लो टेम्परेचर पे भी ऐसा ही होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम चूंकि वेरी स्मॉलर साइज रखने वाली जो है वो गैसेज हैं, तो इनमें हाई जो है ना वो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट नहीं हो पाती, या आप ये कह लें कि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है। तो फिर इनको लिक्विफाई लिंड्स मेथड से नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए बेटा दो मेथड है, यहां मैंने मेंशन भी किए हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास मेथड है वो है फैराडेज मेथड, और दूसरे नंबर पे है क्लॉड्स मेथड। बेटा फैराडेज मेथड और क्लॉड्स मेथड में हम इनसे वर्क करवाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी को हम लूज करते हैं बाय डूइंग देयर वर्क। इनसे वर्क करवा के इनकी काइनेटिक एनर्जी को कम किया जाता है। कम होने पे फिर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इंतहाई करीब आ जाते हैं एंड देन हम इसमें इसको लिक्विफाई कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन सी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती बाय लिंड्स मेथड। बेटा आंसर यहाँ पे पहली ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरी ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरी ऑप्शन है ऑक्सीजन, और लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आंसर बना हाइड्रोजन। तो मैंने बता भी दिया है कि हाइड्रोजन किस तरीके से लिक्विफाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कहता है जी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। पहली है द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज जनरली 20 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 20 टाइम्स लेस होती है कोवलेंट बॉन्ड से। बिल्कुल सही है जी। दूसरे नंबर पे द एक्सेप्शनल लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो जो हाइड्रोजन है वो रिलीज नहीं हो पाता। एक्वस मीडियम में ये H रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से HF वेरी वीक एसिड हो जाता है। तो दूसरी बात भी सही हो गई। तीसरी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन दैट इन द HF, कि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF से ज्यादा होती है। तो वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है पर मॉलिक्यूल और HF में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल है। तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू HF के। तो इस वजह से वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम स्ट्रॉन्गर कंसिडर करेंगे। तो चारली बात भी सही हो गई। और लास्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पेंट्स एंड डाइज इन देयर इज देयर कोहेसिव एक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहते हैं पेंट और डाई का, पेंट का दीवारों के साथ मेटल के साथ जो चिपकना है वो कह रहा है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, और उसमें लिख रहा है कि उनके कोहेसिव एक्शन की वजह से है। इसी तरह डाइज का कपड़ों के साथ जुड़ना, डाइज वो रंग हैं जो कपड़ों से अटैच हो जाते हैं, तो उन कपड़ों का जुड़ना भी कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है लेकिन कोहेसिव एक्शन की वजह से है। तो बेटा हमें 2 तरह की फोर्सेस के बारे में या 2 तरह की एक्शन के बारे में याद रखना है, एक होता है कोहेसिव और एक होता है एडहेसिव। देखें जी, कोहेसिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जैसे मरकरी है। मरकरी जो है वो उसके आपस के एटम्स के दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस हैं कि मरकरी किसी भी दूसरी सरफेस के साथ अटैच नहीं होती। आप मरकरी को अपने हाथ पर रख लें, मरकरी ने आपके हाथ के साथ भी अटैच नहीं होना। यानी मरकरी के एटम्स की आपस की फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उनको हम क्या बोलते हैं,
कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द एटम, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और एडहेसिव, एक सब्सटेंस का दूसरी सब्सटेंस के साथ जुड़ना, जैसे एल्फी है, स्मथ बॉन्ड है, दीज आर एडहेसिव्स, ये दो सरफेस को आपस में जोड़ती हैं। तो ये पेंट्स का दीवारों से जुड़ना, पेंट का किसी मेटल पे, लकड़ी पे जुड़ना, या डाइज का कपड़ों से जुड़ना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। दूसरी सरफेस पे अटैच होना है, तो ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नहीं है, बल्कि बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द अदर सरफेस, दूसरी सरफेस, वो जो भी कंटेनर होगा, वो जो भी चीज होगी, उसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो क्रिएट होनी है। तो एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ कंटेनर या एंड अदर सरफेस यहां पे आना चाहिए। तो फिर जो पेंट्स और डाइज हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, लेकिन उनकी एडहेसिव एक्शन है। यानी यहां पे जो डेल्टा ऑप्शन उसने हमें दी है 52 में, वो उसने कोहेसिव एक्शन लिखा था, यहां पे क्या आना चाहिए, एडहेसिव एक्शन। तो 52 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, द हाइड्राइड्स ऑफ द फोर्थ पीरियड शो ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ थर्ड पीरियड ड्यू टू देयर। पहली ऑप्शन है ग्रेटर साइज ओनली, दूसरी ऑप्शन है एनहांस्ड पोलराइजेबिलिटीज ओनली, तीसरी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नीदर ए नोर बी। तो देखें जी बेटा, हमारे पास ये मैंने फोर्थ ग्रुप लिखा है। अब कार्बन आप जानते हैं कि सेकंड पीरियड में आता है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में। यानी जो जो नीचे जाते जा रहे हैं पीरियड चेंज होता जा रहा है, ग्रुप सेम है, पीरियड चेंज हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि थर्ड पीरियड सिलिकॉन वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं जर्मेनियम और टिन में या किसी भी ग्रुप में, डाउन द ग्रुप जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन देखिए बेटा कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से। कार्बन में 2 शेल हैं दूसरे पीरियड में, सिलिकॉन में 3 शेल्स हैं वो तीसरे पीरियड में, पीरियड नंबर में नंबर ऑफ शेल्स। जर्मेनियम चौथे पीरियड में 4 शेल हो गए। तो शेल्स के बढ़ने से उस मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है तो फिर पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं। तो फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गई, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने की रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल का या एटम का साइज बढ़ना, और दूसरी चीज है पोलराइजेबिलिटी का बढ़ना। तो फिर यहां पे जो पहली ऑप्शन बेटा हमें प्रोवाइड की गई है वो ग्रेटर साइज है, ठीक है, और दूसरी ऑप्शन है एनहांस्ड पोलराइजेबिलिटीज ओनली, यानी साइज पोलराइजेबिलिटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो साइज बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो फिर आंसर हुआ बोथ ए एंड बी, यानी चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल या शेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। पहली ऑप्शन है 32, दूसरी ऑप्शन है 18, तीसरी ऑप्शन है 2, और लास्ट ऑप्शन है 8 इलेक्ट्रॉन। तो फार्मूला क्या है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैलकुलेट करने का? 2n स्क्वायर। बेटा 2n स्क्वायर, उसने फोर्थ शेल की बात की है तो n की जगह 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 32, यानी फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फिर 54 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following liquid has minimum vapor pressure at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे उसने वेपर प्रेशर टॉर में कहा हुआ है कि किसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा एट 20 डिग्री। तो बेटा वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे तो उसने मेंशन कर दिया 20 डिग्री पे, जो हमारी बुक में 4th चैप्टर में टेबल बना हुआ है उसमें इन सब जो ना वो लिक्विड की वेपर प्रेशर दिए हुए हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर फर्ज करें कि उसने में ये 20 डिग्री मेंशन ना किया होता तो फिर हमने क्या कॉन्सेप्ट देखना था? हमने वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन देखना है। वो क्या है? वो हमारे पास ये देखें जी, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। तो यहां पे उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि किसका मिनिमम वेपर प्रेशर है। तो पहली ऑप्शन है इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन का बेटा बॉइलिंग पॉइंट होता है 34.6। बीटा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 76.7 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लोरोफॉर्म है तीसरी ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा ऑप्शन है एथानोल, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल का बना, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम। लेकिन यहाँ पे उसने 20 डिग्री मेंशन कर दिया था, तो उस पर भी हम देख लेते हैं। बुक का डाटा जो है ना वो आपके सामने उस आंसर एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। इथॉक्सी इथेन का वेपर प्रेशर है 20 डिग्री जो है वो 442 है, ये ज्यादा वेपर प्रेशर है। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का 87 है, क्लोरोफॉर्म का 170 है और एथेनॉल का 43 है। तो वही कॉन्सेप्ट आ गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। तो सबसे कम वेपर प्रेशर जो है वो एथेनॉल का बना, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था। तो डेल्टा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 56, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मा स्टेट। पहली स्टेटमेंट है इट इज मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल, पहली बात सही हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है इट एग्जिस्टेड बिफोर एनी अदर फॉर्म ऑफ मैटर कमिंग इनटू द बीइंग। कहते हैं कि ये हर चीज है, दुनिया में जो चीज भी बनी है, जैसे लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, कहते हैं उन तमाम चीजों से पहले प्लाज्मा बना हुआ था। तो इट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से ये पहली स्टेट है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। तीसरी स्टेटमेंट इट लाइट्स अप आवर हाउसेज एंड होम्स। ये जो घरों में एनर्जी सेवर वगैरह होते हैं, तो ये लाइट के तौर पे, फ्लोरेसेंट बल्ब के तौर पे इसे यूज किया जाता है। तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक हो गई। चौथी स्टेटमेंट है इट इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। ये हमारी कायनात में सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म है मैटर की, ये बात भी सही हो गई। तो चारों बातें सही हो गई। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कहते कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो सारी ठीक है। तो फिर पहली ऑप्शन है 1 ओनली गलत, दूसरी ऑप्शन है 2 ओनली गलत, तीसरी ऑप्शन है 2 एंड 3 गलत, चौथी ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4, यही बेटा इसका आंसर है, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, इन 1925 गोल्डस्मिथ एंड उलेनबेक सजेस्टेड दैट एन इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन है, पहली ऑप्शन है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली। उलेनबेक और गॉल्डस्मिथ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन है रोटेट्स और स्पिन अलोंग इट्स ओन एक्सिस। ये जैसे मार्कर है, ये अगर इस तरह से रोटेट करना शुरू हो जाए, ये किसी चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो ये बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन साथ साथ ये खुद भी स्पिनिंग करना शुरू कर दे, अपनी जगह पे खड़े होकर स्पिन करना शुरू कर दे, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा करता है, और उसकी वजह से हम उसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसको हम हाफ जो है ना वो अबव एरो और हाफ लोअर एरो से शो करते हैं। तो पहली भी ठीक, दूसरी ऑप्शन भी ठीक, तो फिर तीसरी ऑप्शन इसका आंसर हुआ बोथ ए एंड बी, यानी 57 का चार्ली ऑप्शन आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर है बेटा 58, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। डेंसिटी बेटा हमने फाइंड आउट करनी है। उसने जो हमें डाटा दिया है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ऑक्सीजन यानी मोलर मैस दे दिया है। तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हम ऑप्शंस की तरफ आएंगे। बेटा ये फार्मूला है डेंसिटी का, PM/RT। P प्रेशर है, प्रेशर बेटा दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक, लिख दिया जी हमने। फिर मोलर मैस, ऑक्सीजन गैस उसने हमें बताई है, तो ऑक्सीजन का मोलर मैस 32 ग्राम पर मोल आ गया जी, 32 लिख दिया हमने। आर की जो वैल्यू है, जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक में दिया हो तब आर की वैल्यू होती है 0.0821, वो लिख दिया बेटा हमने, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा उसने हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया था, केल्विन में चाहिए हमें 273 केल्विन, जिसमें कन्वर्ट करने के बाद 273 आ गया। ये हमारे पास डेंसिटी की कैलकुलेशन आ गई। मजीद कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि जो उसने ऑप्शंस हमें दी हैं उनमें मजीद कैलकुलेट नहीं किया हुआ। तो पहली ऑप्शन देखें, D इज इक्वल टू 1 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, यही बेटा हमारी उस कैलकुलेशन से मैच कर गया। तो 58 का यही आंसर है, बाकी ऑप्शंस की अब हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, फ्रुक्टोज हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ स्वीटनेस। फ्रुक्टोज बेटा बहुत ज्यादा जो है ना वो मिठास रखने वाला एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है, बेकरी आइटम में से यूज किया जाता है। ये जो आपको केक पेस्ट्री वगैरह मिलती है बेकरी पे, उनमें यही फ्रुक्टोज ही यूज होता है। 60 ग्राम फ्रुक्टोज
मैथ दे दिया बेटा उसने हमें, हैज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब फ्रुक्टोज बेटा एक मॉलिक्यूल है, कहते उसके अंदर आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताएं। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, जब मॉलिक्यूल दे दिया जाए और हमने उसके अंदर एटम्स निकालने हो। तो देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फ्रुक्टोज, अब देखें फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। फ्रुक्टोज का ग्लूकोज का फार्मूला सेम है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का या उसके अरेंजमेंट का फर्क है। तो फ्रुक्टोज में हमारे पास हाइड्रोजन एटम है 12 और गिवन मैस कितना दिया हुआ उसने, गिवन मैस उसने दिया था 60 ग्राम। अब जैसे ग्लूकोज है उसका मोलर मैस 180 होता है, तो फ्रुक्टोज का मोलर मैस भी 180 है, 180 लिख लिया जी। मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो फ्रुक्टोज में हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो ये इसे कट गया, ये 3 आ गया, ये 3 से कट के 4 आ गया जी, 4Na। ये हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि हमें ऑप्शंस पावर में दी गई हैं या Na के लिहाज से दी गई हैं। तो बेटा उसने हमें ऑप्शन जो है वो पावर में दी हुई हैं, तो हम इसको Na की जगह पे 6.02 10⁻23 पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू पुट कर दी, इसको मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, 24 10⁻23 पॉइंट डेसिमल इधर है, एक डिजिट के बाद आए तो 2.4 10⁻24। ये बेटा हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ चुके हैं। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहली ऑप्शन है 2.4 इंटू 10⁻24। ये बेटा यही जो ना वो हमारी ऑप्शन मैच कर रही है हमारे आंसर से, तो यही इसका आंसर हो गया 59 अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोवलेंट कंपाउंड्स एक्सेप्ट। ये बेटा एक सादा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होता है, लेकिन अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाए तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। यानी अगर मेटल जो है वो +3 +4 +5 चार्ज वाली मेटल आ गई है तो फिर वो कोवलेंट नेचर शो करना शुरू कर देगा, फिर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो साथ उसके नेगेटिव आयन को भी हमने देखना है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम आयोडाइड, पहली ऑप्शन है बेटा। दूसरी ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म CHCl3। तीसरी ऑप्शन है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब हमारे पास जो बीटा और चार्ली ऑप्शन है उसमें तो कोई मेटल ही नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन कैटेगरी से बाहर निकल गई, क्योंकि ये दोनों तो कन्फर्म कोवलेंट हैं। सवाल यह है कि सारे कोवलेंट हैं सिवाय एक के, ये दोनों कन्फर्म कोवलेंट क्योंकि इनमें कोई मेटल नहीं है। अब आ जाते हैं अल्फा और डेल्टा में, अल्फा डेल्टा दोनों में मेटल है। अब अल्फा ऑप्शन में एल्यूमिनियम मेटल है, उसके साथ आयोडीन है। आयोडीन एक लार्जर नेगेटिव आयन है, लार्जर नेगेटिव आयन मीन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होगी, वो एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकेगा। आयोडीन जब भी एल्यूमिनियम के साथ मिलता है कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, क्योंकि आयोडीन इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होने की वजह से, तो वो शेयर कर लेता है एल्यूमिनियम के साथ। यहाँ पे एल्यूमिनियम पे प्लस चार्ज भी ज्यादा +3 बनता है। तो डेल्टा ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन -2। ऑक्सीजन स्मॉलर जो ना नेगेटिव आयन है, जितना स्मॉलर नेगेटिव आयन होगा और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। अब ये ज्यादा आयनिक कंपाउंड होगा, तो डेल्टा ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड ये आयनिक हो गया, बाकी सारे कोवलेंट हो गए। तो 60 का आंसर हो गया डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, which of the following is are the basic condition for the formation of coordinate covalent bond, dative covalent bond? पहली ऑप्शन है जी, one atom of the molecule must have a lone pair of the electron pair donor, यानी कोई जो ना ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर लॉन पेयर है वो डोनेट भी करता है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की पहली शर्त है। दूसरी कंडीशन है जी, सेकंड ऑप्शन है, अदर एटम ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट हैव अनफिल्ड जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट अ लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। कहते हैं दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम हो, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला हो जाए। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड कहलाता है, जो डोनेट कर रहा है वो लुईस बेस कहलाता है। दोनों बातें ठीक हो गई। तीसरी ऑप्शन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज शोन बाय एन एरो, ठीक हो गया। लेकिन
क्वेश्चन ये था कि बेसिक कंडीशन क्या है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने की। ये जो चार्ली ऑप्शन है ये तो बेटा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए है। जैसे यहां पे देखें, ये हमारे पास जो मैंने यहां पे एरो लगाया हुआ है, ये एरो जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है, लेकिन इट इज नॉट द बेसिक कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा बेसिक कंडीशन पहली दोनों ही बनती हैं, यानी डेल्टा ऑप्शन 61 का आंसर होगा बोथ ए एंड बी। जी बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज ग्रेटर मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। बेटा मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि जब किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड है वो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। अब पहली ऑप्शन है SO2 गैस, दूसरी ऑप्शन है आयोडीन, तीसरी ऑप्शन है C6H4 और चौथी ऑप्शन है HCl। तो बेटा अब यहां पर जो एटॉमिसिटी है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो अगर आयोडीन लिक्विड में हो और आपने उसे वेपर में कन्वर्ट करना हो तो तब आयोडीन की जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कम है, क्योंकि आयोडीन के मॉलिक्यूल में 2 ही तो एटम है, SO2 में टोटल 3 एटम है और C6H14 इसमें 20 एटम बनते हैं एक मॉलिक्यूल में, और लास्ट HCl है इसमें भी 2 एटम है। हालांकि SO2 में और HCl में पोलैरिटी है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा, आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, तो उसमें ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी जब आप उसके एक मोल को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा सब की मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन दे जो हमें नीचे टेबल में गिवन है, SO2 है 24.3 किलो जॉल पर मोल, आयोडीन है 22.2 और हेक्सेन 30.1 किलो जॉल पर मोल और HCl है 15.6 किलो जॉल पर मोल। तो इस हवाले से जो C6H14 है जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यानी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा। तो 62 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, द नंबर ऑफ आयंस इन 2 मोल्स ऑफ NaCl इज। पहली ऑप्शन है 2Na, दूसरी ऑप्शन है 1Na, तीसरी ऑप्शन है 3Na आयंस और लास्ट ऑप्शन है 4Na आयंस। तो देखिए बेटा, एक सोडियम क्लोराइड जब आयोनाइज हो तो टोटल 2 आयंस बनते हैं, यानी अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन, तो टोटल कितने आयंस हो गए जी? 2 आयंस। ये एक के लिए है, एक क्या? एक फार्मूला यूनिट। तो अगर ये 1 मोल हो तो सोडियम का 1 मोल बना, क्लोरीन का भी 1 मोल बना, तो फिर आयोडीन के लिए क्या बोलेंगे? 2 मोल आयंस। तो फिर आयंस के लिए बोलेंगे 2 मोल आयंस। हो गया जी। अब क्वेश्चन में है कि अगर 2 मोल सोडियम क्लोराइड हो तो फिर इससे, यानी अगर ये 2 सोडियम क्लोराइड है तो ऑटोमेटिकली सोडियम आयन भी 2 बनेंगे, क्लोराइड आयन भी 2 बनेंगे, यानी फिर यहां पे 1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2 मोल सोडियम आयन और 2 मोल क्लोराइड आयन। ये चीज आ गई, तो टोटल कितने हो गए? 4 मोल आयन। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर, तो 4Na आयंस इसका आंसर बन गया बेटा। 4Na आयन यानी 4 एवोगैड्रोस नंबर आयंस टोटल हो जाएंगे। तो ये हमारी ऑप्शन जो है वो मैच करती है डेल्टा ऑप्शन। तो 63 डेल्टा ऑप्शन बेटा इसका आंसर होगा जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, द इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलर masses of the compound A is C3H5 and 82 respectively, then the molecular formula of the compound A is। उसने हमें जो ना वो अटोमिक मैसेज दिए हुए हैं, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, और बेटा उसने हमें मोलर जो ना वो मैस दे दिया और इंपेरिकल फार्मूला दे दिया है, मोलेकुलर फार्मूला पूछा हुआ है। तो देखें जी, इंपेरिकल फार्मूला C3H5, इसी का आपने मैस निकाल लेना होता है, तो वो कहलाता है इंपेरिकल फार्मूला मैस। 3 कार्बन है, एक कार्बन का मैस है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3, हाइड्रोजन 5 है,
5 को हाइड्रोजन के एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दिया 5, दोनों को जब ऐड किया तो 41 ग्राम पर मोल हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला मास आ गया बेटा। अब मोलर मास गिवन है 82, तो ये जो इंपिरिकल फार्मूला मास है और मोलर मास है, जब इनको डिवाइड किया जाता है यानी मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास, तो ये बेटा हमारे पास जो चीज आती है वो है n। n क्या चीज है? दैट इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर मोल नहीं है, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं। वो n जो यहां लिखा गया बेटा, ये n है जो क्या चीज है? दो मैसेज की रेशियो, मोलर मास बाय इंपिरिकल फार्मूला मास। तो बेटा इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर क्या आया? 2 को हमने यहां लिखा, इंपिरिकल फार्मूला दिया हुआ है C3H5, तो जब ये 2 मल्टी, इस 2 ने इन दोनों एटम के जो बॉटम के अंदर नंबर लिखे हुए हैं वो उससे मल्टीप्लाई होना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, कार्बन 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10, C6H10। ये हमारे पास जो है वो हेक्साइन बनता है, जिसमें कार्बन, जितने भी कार्बन एटम हो उसके डबल -2, तो 6 का डबल बनता है 12, -2 करेंगे 10 हो जाएगा। तो ये हेक्साइन या हेक्साडाइइन, अल्काइन या एल्काडाइइन का फार्मूला बन जाता है। तो ये वो पॉसिबल है कि वो कंपाउंड इससे बने। तो मोलेकुलर फार्मूला बन गया C6H10। तो बेटा पहली ऑप्शन है C3H5 गलत, दूसरी ऑप्शन है C6H10 ठीक है, यही आंसर है, तीसरी ऑप्शन है C2H5 और लास्ट ऑप्शन है CH3, तो सिर्फ इसका आंसर बना बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, what mass of the potassium hydroxide is present in 0.25 mole of potassium hydroxide? पहली ऑप्शन है 20 ग्राम, दूसरी 14 ग्राम, तीसरी ऑप्शन है 10 ग्राम और लास्ट ऑप्शन है 5 ग्राम। तो बेटा उसने हमसे मैस पूछा है, मोल से दिए हुए हैं। तो देखें जी, मैस निकालने का तरीकाकार क्या होता है? मैस निकालने के लिए होता है कि मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करते हैं, KOH, पोटाशियम का मैस 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 1, 39 और 140 और ये 16, 56 ग्राम पर मोल हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाय 56, ये पॉइंट खत्म कर दें आप तो 100 आ जाता है, यानी 25/100 आ गया। तो 25/100 मीन कि ये 4 आया, 4 इसे कैंसिल होके तो आंसर आ चुका है 14 ग्राम। तो ग्राम्स में 14 ग्राम आंसर आया, जो कि ऑप्शन मैच करता है बेटा बीटा ऑप्शन, तो 65 बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मैच्ड करेक्टली फॉर आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड एक्सेप्ट। कहते हैं सारी बातें आयनिक और कोवलेंट के लिए ठीक है सिवाय एक के। तो पहली ऑप्शन आयनिक बॉन्ड के लिए, इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड के लिए पहली ऑप्शन, इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, बिल्कुल सही हो गया जी। बीटा ऑप्शन है द माइग्रेटेड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू ओनली वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम। जो माइग्रेटेड इलेक्ट्रॉन है यानी एक एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो माइग्रेटेड इलेक्ट्रॉन एक एटम से जो है ना वो रिलेट कर रहा होता है, बिलोंग कर रहा होता है, ठीक हो गया। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिलोंग टू बोथ द बॉन्डेड एटम, वो दोनों की तरफ से एक एक, दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरी बात भी सही हो गई। चार्ली ऑप्शन आयनिक बॉन्ड के लिए लिखा है इट इज डायरेक्शनल बॉन्ड, गलत। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल, नॉन रिजिड। और कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉन डायरेक्शनल, ये गलत हो गया, इट इज डायरेक्शनल बॉन्ड, यानी चार्ली ऑप्शन आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड दोनों के लिए गलत हो गई। और डेल्टा ऑप्शन, इट इज शोन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉन्डेड एटम, आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से शो किए जाते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड को एक सिंपल लाइन से शो किया जाता है जो कि लिखा हुआ इट इज शोन बाय स्मॉल लाइन ड्रॉन बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, ठीक हो गया जी। तो अल्फा बीटा डेल्टा बातें ठीक है, चार्ली बात इनकरेक्ट है यानी करेक्टली मैच नहीं कर रही आयनिक कोवलेंट के लिए, तो 66 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is heated to produce calcium oxide and carbon dioxide. The volume of carbon dioxide produced in the reaction at STP is, वॉल्यूम बेटा उसने पूछा है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, इक्वेशन भी दी है और उनके एटॉमिक मैसेज भी दिए हुए हैं। तो देखें जी, इक्वेशन को सबसे पहले देखते हैं हम। ये इक्वेशन है बेटा,
कैल्शियम का मैस कितना होता है? कैल्शियम का मैस है 40, कार्बन का मैस कितना है? 12, ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का मैस है 16, 3 से मल्टीप्लाई किया 48, तो टोटल आ गया 100। यानी अगर इसका 1 मोल है तो 1 मोल का मतलब है 100 ग्राम। उसे आगे कैल्शियम ऑक्साइड कितना बन रहा है? ये 40 और ये 16, 56। कार्बन डाइऑक्साइड का मैस आपको पता है 44 ग्राम। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ आया कि अगर ये 100 ग्राम है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम बन रहे हैं। क्योंकि सवाल कार्बन डाइऑक्साइड का है इसलिए मुझे कैल्शियम ऑक्साइड से कोई गर्ज नहीं है। 100 ग्राम से 44 ग्राम बनता है। तो क्वेश्चन में 67 जो क्वेश्चन है उसमें यहां पे उसने कहा 50 ग्राम अगर हो, तो अगर ये 50 है तो इट मींस सबको 2 पे डिवाइड करना है। 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे 50, 56 को 2 पे डिवाइड किया 28 और ये 22 ग्राम। मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मैस आ चुका है 22 ग्राम। अब जब मैस पता हो और वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो बेटा वॉल्यूम निकालने का तरीका है गिवन मैस जो कि 22 ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो 22 गिवन मैस आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस होता है 44 और 22.4 dm³। ये कट के 2 आया, ये 2 इसे कैंसिल होके 11.2 आ गया। तो 67 क्वेश्चन का जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आया वो 11.2 dm³। तो अल्फा ऑप्शन है 11.2 dm³, दूसरी है 10 dm³, तीसरी है dm³, चौथी 6 dm³। तो अल्फा बेटा इसका आंसर है 11.2 dm³। क्वेश्चन नंबर 68, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट। कहते सारी बातें करेक्टली मैच कर रही हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है टर्म एम्पिरिकल फार्मूला यूज्ड फॉर आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला आयनिक कोवलेंट दोनों के लिए होता है। एग्जाम्पल में दिया एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन इज CH और एम्पिरिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड इज NaCl। ठीक हो गया जी। बीटा ऑप्शन है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास यूज्ड फॉर आइसोटोप और एग्जाम्पल में लिखा है नियॉन 1021, 1022, 1023। बेटा ये जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है ना ये हमेशा एलिमेंट के लिए यूज होता है, आइसोटोप के लिए यूज नहीं होता। ये किसी एलिमेंट के लिए होता है, उसमें लिखा हुआ यूज फॉर आइसोटोप, गलत हो गया। आइसोटोप के लिए क्या होता है? मैस नंबर यूज करते हैं या लफ्ज होता है रिलेटिव आइसोटोपिक मैस। तो यहां पर जो बीटा ऑप्शन है या तो उसमें टर्म वाले को चेंज कर लें या यूज्ड फॉर वाले को चेंज कर लें। तो यहां पे जो गलत बात हो गई बीटा ऑप्शन में कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास यूज फॉर आइसोटोप, यहां पे क्या आना चाहिए था? एलिमेंट, फिर ये सही होना था। तो अभी ये इनकरेक्ट हो गया। चार्ली ऑप्शन है मोलेकुलर फार्मूला मास कोवलेंट कंपाउंड के लिए बिल्कुल ठीक है और मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज है 180 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। डेल्टा ऑप्शन है रिलेटिव फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 56 AMU है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये अल्फा चार्ली डेल्टा ठीक है, बीटा बात जो है वो गलत हो गई। तो 68 बीटा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि दो डिफरेंट हमारे पास गैसेस हैं, अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, यानी उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे। तो देखें जी, पहली ऑप्शन है 280 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड, 280 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ N2O। दोनों का मोलर मैस सेम है, मोलर मैस सेम है तो दो डिफरेंट गैसेस हैं लेकिन उनका वॉल्यूम सेम है। तो दो डिफरेंट गैसेस का जब वॉल्यूम सेम होगा तो फिर ऑटोमेटिकली उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। आंसर अल्फा ही है। बाकी ऑप्शन देखते हैं जी। दूसरी ऑप्शन में 11.2 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये दिया गया है। अब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब बनता है 1 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम बेटा आपको पता है 22.4 dm³ होता है। तो यानी यहां पर 22.4 dm³ और ये कितना दिया 11.2। ये कैसे वॉल्यूम सेम हो सकता है? ये तो गलत हो गया। तीसरी ऑप्शन पे आ जाए। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ये 1 मोल है और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 dm³ और ये कितना दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी मैच नहीं कर रहे। इसको देखें
28 ग्राम नाइट्रोजन है, 28 ग्राम नाइट्रोजन एक मोल है और एक मोल का वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब, जो कि दूसरी साथ जो दी ये 5.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, ये मैच नहीं कर रहे। तो ये और ये यानी बीटा चार्ली डेल्टा ये मैच नहीं कर रहे, सिर्फ अल्फा ऑप्शन जो है वो मैच करती हैं, क्योंकि उनमें इक्वल वॉल्यूम और मोल्स सेम थे। तो 69 अल्फा ऑप्शन। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 70, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली एक्सेप्ट, कहते सारी बातें करेक्टली मैच कर रही हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बेटा किनका होता है, हमारे कोर्स में जो दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड है फेस सेंटर्ड क्यूब है, आयोडीन है फेस सेंटर्ड क्यूब है, डायमंड है फेस सेंटर्ड क्यूब है, और कैल्शियम भी फेस सेंटर्ड क्यूब होता है। तो पहली ऑप्शन करेक्टली मैच कर गई। दूसरा ऑप्शन है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बेटा जो पहला ग्रुप है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स सारी की सारी जो है मैक्सिमम ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब में आती हैं। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम लिखा हुआ आगे, ये तीनों बॉडी सेंटर्ड क्यूब में, बिल्कुल सही हो गया। हेक्सागोनल, जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम ये हेक्सागोनल पैकिंग शो करते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया जी। और डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ सिंपल क्यूब, आगे लिखा सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, तो ये बात गलत हो गई। सिंपल क्यूब बड़ा रेयर होता है, पोलोनियम जो है पोलोनियम वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करता है, जबकि यहां पे उसने सिल्वर क्यूबिक लिख दिया। ये क्यूबिक होते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आते हैं, सिंपल क्यूब में नहीं आते। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रही और वही बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, which of the following statement about compressibility factor is incorrect? PV over nRT is equal to Z। PV over nRT जो है वो ये अगर 1 हो जाए तो कोई भी गैस आइडियल हो जाती है। तो देखें पहली ऑप्शन है Z इज इक्वल टू 1, यानी Z जो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो अगर ये 1 हो गया तो आइडियल गैस। अगर ये लेस देन 1 हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि जो आइडियल गैस का ग्राफ है उसे ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। ये बेटा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा करीब आ गए, ऐसी गैस को हम थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन वो मॉलिक्यूल ज्यादा एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, तो इसको लिक्विफाई करना हमेशा आसान होता है। फिर तीसरी ऑप्शन है Z इज ग्रेटर देन 1, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, ग्राफ आइडियल गैस के ग्राफ से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि उन मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन ज्यादा है, तो ऐसी गैस को लिक्विफाई करना आसान नहीं होता। और डेल्टा ऑप्शन जो है वो उसने लिखा है Z इज लेस देन और इक्वल टू 1 देन द गैस शो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो ये बात गलत हो गई, जब लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जब लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि उसमें जो है ना वो नेगेटिव डेविएशन हो रही है, और जब इक्वल टू 1 है तो फिर वो आइडियल हो जाती है। तो ये उसने आगे जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो ठीक नहीं लिखी हुई, तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है और बाकी सारी बातें करेक्ट हो गई। तो 71 का डेल्टा ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर इज क्लोज टू। जी बेटा याद रखना है कि वाटर के केस में 1 डीएम क्यूब का मतलब है 1 लीटर। 1 लीटर बेटा 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो देखें जी 1 डीएम क्यूब 1 लीटर यानी 1 किलोग्राम, वाटर का 1 लीटर 1 किलोग्राम बराबर होते हैं। तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, 1000 ग्राम मैस आ गया बेटा हमारे पास। जब मैस आ गया तो उसको मोलर मैस पे डिवाइड किया, 1000 डिवाइडेड बाय 18 आंसर आ गया 55.5 मोल्स। ये मोल्स आए हैं, मोल्स को जब आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 डीएम क्यूब के अंदर क्या चीज आ जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला है n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो फिर 1 डीएम क्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए, 55.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। तो देखें जी पहली ऑप्शन है 6.02 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 गलत। बीटा ऑप्शन है 12.04 डिवाइडेड बाय 20.4 गलत। चार्ली ऑप्शन है 18 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 गलत। डेल्टा ऑप्शन है 55.6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। डेल्टा बेटा इसका आंसर है 72 डेल्टा ऑप्शन।
Question number 73. Bromine has two isotopes, bromine 79 and bromine 81, and their relative abundance of each is 50%. The relative atomic mass of bromine is. बट इसमें कैलकुलेशन जब भी करनी है आपने, अगर दो आइसोटोप दिए गए हों और दोनों 50-50% हों तो फिर उनके दरमियान जो भी नंबर आएगा वो उसका एटॉमिक मास होगा। अगर 50% से किसी चीज की परसेंटेज ज्यादा है, किसी आइसोटोप की परसेंटेज ज्यादा है, तो फिर उस केस में जो मोलर मास है वो उसकी तरफ ज्यादा होगा जिसकी परसेंटेज 50 से ज्यादा है। क्योंकि दोनों आइसोटोप की परसेंटेज 50-50 है, एक 79 है और एक 81 है, तो 79 और 81 के दरमियान बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में इनका एटॉमिक मास आ जाएगा। तो 79 भी 50%, 81 भी 50%, तो इसका जो एटॉमिक मास हमारे पास एवरेज आएगी दोनों की, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक चीज की जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाय 100, सम करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो 80 AMU आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 80 AMU जो है वो पहली ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 73 का अल्फा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 74. In which of the following molecule there is a greater repulsion between the electron pair and show smaller bond angle? जी बेटा आपने ये बात याद रखनी है कि जितना ज्यादा लॉन पेयर्स होंगे उतना बॉन्ड एंगल कम होगा, यानी नंबर ऑफ लॉन पेयर और बॉन्ड एंगल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहली ऑप्शन है बेटा वाटर, वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम उस पर 2 लॉन पेयर होते हैं। दूसरी ऑप्शन है NH3 नाइट्रोजन सेंट्रल एटम उस पर 1 लॉन पेयर होता है। तीसरी ऑप्शन है मीथेन, उसमें कार्बन के ऊपर कोई लॉन पेयर नहीं है। और डेल्टा ऑप्शन SO2 सल्फर सेंट्रल एटम है उस पर 1 लॉन पेयर होता है। तो देखें जी, हम इन सब की शेप और इनके बॉन्ड एंगल्स को देखते हैं। वाटर है बेटा, उसकी जो शेप है वो V शेप है जो कि बॉन्ड पेयर की वजह से होती है, और एंगल है 104.5 जो कि 2 लॉन पेयर्स की वजह से कम है। अमोनिया में देखें 1 लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, जो शेप है वो पायरामिडल होती है, ट्राइगोनल पायरामिडल शेप का नाम है, एंगल होता है 107.5। अब यहां पे 1 लॉन पेयर था, कम लॉन पेयर बॉन्ड एंगल ज्यादा लॉन पेयर बॉन्ड एंगल कम। रिलेशन क्या बोला मैंने, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉन पेयर्स, ये आपने रिलेशन याद रखना है। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉन पेयर, तो यहां पे बॉन्ड एंगल कम हो गया, लॉन पेयर ज्यादा थे, 1 लॉन पेयर बॉन्ड एंगल ज्यादा, यहां पे कोई नहीं है 109.5 लॉन पेयर नहीं, बॉन्ड एंगल और ज्यादा हो गया। यहां पे एक आ गया, इसका एंगल जो है वो उसने बताया हुआ लेस देन 120, तो सबसे कम जो बॉन्ड एंगल हमारे पास आया, या आप ये कह लें कि सबसे ज्यादा रिपल्शन हुई, क्योंकि इसमें 2 लॉन पेयर थे, लॉन पेयर में आपस में रिपल्शन हुई, फिर उन्होंने बॉन्ड पेयर को दबाया तो एंगल कम हो गया। तो सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो वाटर का है। उसने हमसे यही पूछा है कि किसमें ज्यादा रिपल्शन और स्मॉलर बॉन्ड एंगल है, तो अल्फा ऑप्शन वाटर। क्वेश्चन नंबर 75. Vesiper valence shell electron pair repulsion theory was put forward by Nilholm and Gillespie. According to this theory, electron pair around the central atom are arranged in such a way that they are kept at maximum distance so as to avoid repulsion. All of the following are the main postulates of Vesiper theory except. कहते हैं सारे जो है ना Vesiper theory के postulate हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है both the lone pair as well as bond pair participate in determining the geometry of the molecules, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर, बिल्कुल ठीक है जी, बॉन्ड पेयर जो है ना वो थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लॉन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बीटा ऑप्शन भी ठीक हो गई। ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल्स रिपल्शन इज, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सी होती है, लॉन पेयर, फिर लिखा हुआ है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे एंड पे बॉन्ड पेयर, बिल्कुल ठीक है जी, चौथी ऑप्शन भी ठीक हो गई। डेल्टा ऑप्शन है द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द सिंगल बॉन्ड ऑक्यूपाई द सेम स्पेस, गलत है। जो लास्ट पोस्टुलेट है वेसिपर थ्योरी का वो ये है कि ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द सिंगल बॉन्ड, तो डेल्टा ऑप्शन फिर 75 के लिए इनकरेक्ट हो गई, यही इसका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 76. The number of moles of solute dissolved in 40 cubic centimeter of aqueous nitric acid HNO3 of the concentration 0.02 moles per decimeter cube is. बेटा उसने में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछे हैं
ऑप्शन दी हुई है 0.00008 मोल, फिर 0.08 मोल, तीसरा ऑप्शन है 0.008 मोल और लास्ट ऑप्शन है 0.0008 मोल। तो देखते हैं बेटा, कैलकुलेशन हम करते हैं। फार्मूला क्या होता है मोलैरिटी का? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए जो चीजें उसने हमें प्रोवाइड की हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में उसने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है, उसे हम क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज करेंगे। 40 क्यूबिक सेंटीमीटर है और उसकी जो उसने हमें जो ना वो कंसंट्रेशन दी हुई है यानी मोलैरिटी दी हुई है वो 0.02 मोल्स है। तो ये मोलैरिटी दे दी है और वॉल्यूम दे दी है। तो देखें जी, मोलैरिटी आ गई 0.02, मोल्स फाइंड आउट करने हैं, वॉल्यूम दिया है 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। 40 क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर आप डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं तो फिर इसे 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये डेसीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 1000, ये बेटा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो हम पॉइंट खत्म कर लेते हैं। ये पॉइंट खत्म किया तो इसके नीचे हमारे पास आ गया 100। अब 100 इधर आ चुका है। ये 40 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 80, नंबर ऑफ मोल्स 80 डिवाइडेड बाय 100 थाउजेंड्स। तो हम अब इसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमारे पास पॉइंट्स में, ये 1 0 तो इसे कट गया जी। अब 100 मल्टीप्लाई बाय 100 10,000 हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 10,000 जी बेटा जी। तो इसके लिए पॉइंट लगा, इस 1 के लिए 1 2 3 4, ये 3 0 और ये, यानी अगर मैं इसका पॉइंट खत्म करता हूं तो 1 0 0 0 0, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। तो 0 पॉइंट के बाद 3 0 फिर 8, तो ये बेटा ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर रियल गैस शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर एक्सेप्ट। बेटा जब हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, गैसेज लिक्विफाई होती हैं, यानी वो डेविएट करती हैं, वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। तो पहली बात, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। उसने पूछा है कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे सारी बातें सिवाय एक है, यानी बाकी सारे काम होंगे, एक काम नहीं हो रहा होगा, मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। बीटा ऑप्शन है द अट्रैक्टिव फोर्सेस पुल द गैस मॉलिक्यूल क्लोजर टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब लेके आती हैं, वॉल की तरफ नहीं लेके जाते हैं। तो बीटा बात गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन है देयर आर वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उनमें मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा ऑप्शन है द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जब हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, अब आप एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, वो अब इग्नोर नहीं होगा, अब वो एक खास जगह पे सारे मॉलिक्यूल आ चुके हों। तो डेल्टा बात भी ठीक हो गई। तो 77 में सारी बातें ठीक है सिवाय बीटा ऑप्शन के, वो गलत है जी। क्वेश्चन नंबर 78, 3.16 ग्राम पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 has been dissolved per dm cube of the solution. The molarity of the KMnO4 solution is, मोलैरिटी पूछी है, ग्राम्स दे दी हैं। तो देखें जी, हमें मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, गिवन मैस बाय मोलर मैस। ये किसके लिए, ये जो भी आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला, मोल्स बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम उसने पहले में डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, अब इसका कोई काम नहीं, सिर्फ हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। KMnO4 पोटाशियम होता है 39, मैग्नीज होता है 55, ऑक्सीजन 4 हैं यानी 64। इन सबको आप ऐड करें तो बनता है 158। तो गिवन मैस जो उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है और मोलर मैस जो हमारे पास 158 आ चुका है, इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। तो गिवन मैस है बेटा 3.16 डिवाइडेड बाय 158। तो देखें जी, 3.16
डिवाइडेड बाय 158। मैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैं इसको पॉइंट को ख़त्म कर देता हूँ। ये पॉइंट ख़त्म होगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब ये इसे कैंसिल हो तो 2 आ जाता है। 2/100 0.02 हमारे पास मोलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये उसकी बेटा मोलैरिटी आ गई 0.02। तो ये पहली ऑप्शन है 0.01 गलत, दूसरी ऑप्शन है 0.02, यही आंसर है। तीसरी ऑप्शन 0.03 है और लास्ट ऑप्शन 0.04 है। तो बेटा बीटा ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोथर्म प्रूव दैट द बॉयल्स लॉ डील्स विद आइडियल गैस। बेटा बॉयल्स लॉ का जो लास्ट ग्राफ है जिसमें प्रेशर में और पीवी में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है और जो लाइन है वो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, तब हम कहते हैं कि जो गैस भी इस ग्राफ को फॉलो करेगी वो आइडियल गैस होगी। तो पहली ऑप्शन में आइसोथर्म बनाई हुई है, कर्व है। दूसरी ऑप्शन में भी कर्व है। तीसरे ऑप्शन में प्रेशर और 1/V में ग्राफ है और लास्ट ऑप्शन में प्रेशर और पीवी में ग्राफ है। तो यही बेटा आइडियल गैस के लिए ग्राफ बनता है। तो 79 का डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, गिवन लॉज आर रिलेटेड विद द डेरिवेशन ऑफ द जनरल गैस इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस। पहली जो स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ, दूसरी स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ, तीसरी ग्राहम्स लॉ, चौथी एवोगैड्रोस लॉ। Which of the above laws are involved in the derivation of the general gas equation for an ideal gas? कहता है कौन से गैसेज हैं जो आइडियल गैस को डिराइव करते हैं और मिलके वो आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं। बट आप जानते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ मिलके आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं। ग्राहम्स लॉ का इसमें कोई काम नहीं। तो 1, 2 और 4 ये बनता है। पहली ऑप्शन 1 ओनली, दूसरी 1 and 2 ओनली, तीसरी 1, 2 and 4, यही बेटा इसका आंसर है। और लास्ट ऑप्शन है 1, 2, 3 and 4। तो चार्ली ऑप्शन बेटा इसका आंसर है 1, 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 81, एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। रिएक्शन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है जी? पहली चीज है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा, यही आंसर है। दूसरी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गलत, तीसरी नेचर ऑफ रिएक्टेंट गलत और लास्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ प्रोडक्ट गलत। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाती है। तो 81 अल्फा ऑप्शन। 82, which of the following relationship is incorrect about the boiling point and external pressure? बेटा बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो पहले देखें जी 1489, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1489 हो तो 120 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है जी। 760 पे वाटर 100 डिग्री पे बॉइल करता है, ठीक है। 23.7 रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री पे वाटर जो है ना वो बॉइल करेगा 25 पे, जब उसका एक्सटर्नल प्रेशर 23.7 टोर हो। डेल्टा जी 700 एक्सटर्नल प्रेशर हो, बॉइलिंग पॉइंट 90 होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 700 टोर हो बेटा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट, ये मरी की कंडीशन है, 98 डिग्री पे वाटर बॉइल करता है। तो डेल्टा बात जो है ना वो करेक्टली मैच नहीं कर रही और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, the properties of the three fundamental particles of the electron, proton and neutron present in an atom are shown in the tabular form. पहली स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल है -10, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। रिलेटिव मैस है 1/1836, ठीक है। मैस है 9.1 इंटू 10⁻31, रिलेटिव चार्ज है -1, बिल्कुल ठीक होगी जी पहली बात। दूसरी स्टेटमेंट न्यूट्रॉन के लिए 0.1 आ गया, 1 रिलेटिव मैस है, 1.67 10⁻27 इसका मैस आ गया और रिलेटिव चार्ज 0, बिल्कुल ठीक हो गया। प्रोटॉन +1 1 से उसे शो किया जाता है, रिलेटिव मैस 1 और मैस 1.67 10⁻27 और चार्ज +1 होता है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक हो गई। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बेटा ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो फिर डेल्टा ऑप्शन 1, 2 and 3 डेल्टा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 84, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पोलराइजेबिलिटी। पहली चीज है जी, द एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू बिकम पोलर बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। पहली बात ठीक है, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दूसरी, द मोर इलेक्ट्रॉन्स अ मॉलिक्यूल कंटेन द हायर इज इट्स एबिलिटी टू बिकम पोलर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उतना जल्दी वो पोलराइज हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। दूसरी बात भी ठीक हो गई। इट इंक्रीज इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, पोलराइजेबिलिटी जो है ना वो साइज पे डिपेंड करती है। शेल बढ़ते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ते हैं पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। तीसरी बात भी ठीक हो गई। डेल्टा ऑप्शन, इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेटा लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता है,
एटॉमिक साइज कम होने से पोलराइजेबिलिटी कम होती है, तो ये लिख रहा है इंक्रीज, तो ये बात गलत हो गई, यानी 84 का डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, इन फिनोल द नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर। बेटा फिनोल में बेंजीन है, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही है। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहली ऑप्शन में है और डेल्टा ऑप्शन में, यानी पहली और डेल्टा में से कोई आंसर है। अब देखें जी, हमने सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, तो बेटा जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें तरीकाकार क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लें, वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। देखें जी, C6H5OH 6 कार्बन और 5 11 एटम हो गए, और फिर ये 2 एटम 13 एटम्स हो गए टोटल, तो जितने एटम उतना ही सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा 13 सिग्मा बॉन्ड्स, अब 13 सिग्मा बॉन्ड जो है वो अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो 85 का अल्फा आंसर हो गया। ये था बेटा आज का टेस्ट, उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।